आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके। टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोडोन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक कोडोन है क्या, क्यों चाहिए हमें, इसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक्चुअल में जीन कोई भी एक्सप्रेस कैसे होता है ये आपको पता है। सबसे पहले जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डीएनए के पास। सबसे पहले बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। डीएनए से ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए के पास, और आरएनए से ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। पहले हम इसको प्रोटीन कहते थे, लेकिन अब हम इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉलीपेप्टाइड? क्योंकि कुछ आपके प्रोटीन्स ऐसे हैं जो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, और उनके लिए अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो इसलिए इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। डीएनए से आरएनए का बनना ये तो कहलाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से आरएनए बनाना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ठीक है। शुभम, अगर बेटा तेरे आसपास एनसीईआरटी की बुक हो तो एनसीईआरटी की बुक एक बार तैयार रखना, जेनेटिक कोडोन का टॉपिक निकाल के। मेरे को चाहिएगी इस टॉपिक के एंड में, तो बेटा प्लीज़ निकाल के रखना। अभी तो नहीं चाहिएगी इस लेक्चर में, तो अभी तो तू लेक्चर ज्वाइन कर, नेक्स्ट लेक्चर में चाहिएगी। ठीक है। तो देखो जेनेटिक कोडोन क्या है ये आपको देखना है, तो ये चीज़ ध्यान से देखो। आपको पता है डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। इसका मतलब इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन के अंदर अटैच है। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है तो दूसरी भी आपकी न्यूक्लियोटाइड की ही चेन होती है, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मे बी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ट्रिपल। वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस क्या है। इसी तरीके से आरएनए जो होता है वो भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड किससे बना है बेटा? एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड से। अब जेनेटिक कोडोन का इनसे क्या लेना देना है वो मैं आपको बताती हूँ। जेनेटिक कोडोन हमें ये बताता है कि पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आएगी उसका क्या रिलेशन है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से, और डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे ही हमारे दिमाग में जेनेटिक कोडोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे हमें ये पता चल गया कि अगर हमें डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि ये डीएनए कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस क्या होगी। या फिर हमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पता हो तो भी हम बता देंगे कि पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी। तो इनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस का डीएनए और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप किसने बताया है? जेनेटिक कोडोन ने बताया है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जेनेटिक कोडोन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा तब तो हमने क्या देखा कि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड और आरएनए की सीक्वेंस में कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल होता है। किसका रूल होता है? जैसे मान लो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है एटीजीसी, तो इसके ऊपर आरएनए बनेगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री रूल से। ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, क्योंकि आरएनए बना रहे हो, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, और सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल आरएनए, डीएनए और पॉलीपेप्टाइड में नहीं था। डीएनए और आरएनए में तो था, लेकिन इनका पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के साथ कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं था।
तो फिर जो इनके बीच में रिलेशन बता रहा है वो क्या है, जेनेटिक कोडोन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक कोडोन की हिस्ट्री। बेटा जेनेटिक कोडोन में दो चीजें आती हैं, एक तो आती है इसकी हिस्ट्री और एक आते हैं इसके सैलिएंट फीचर। सैलिएंट फीचर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर में, 1 नंबर में और 3 नंबर में इसके क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं। और यहाँ पे आपका कोई भी टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली सिलेबस, मेगा टेस्ट, उसमें आप मान के चले कि जेनेटिक कोडोन पे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, और खास करके इसके सैलिएंट फीचर पे, तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस आता है जॉर्ज गैमो। सबसे पहला सेंटेंस कौन है, जॉर्ज गैमो। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से सेंटेंस है जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग, सभी का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले सेंटेंस के नाम याद कर लेते हैं, जॉर्ज गैमो, हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग, और चौथा सेंटेंस आता है सेवेरो ओकोवा। कौन सा सेंटेंस है बेटा, सेवेरो ओकोवा। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करने हैं। कौन कौन से नाम है इनके, जॉर्ज गैमो, हरगोविंद खुराना, ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग एंड सेवेरो ओकोवा। ये 4 सेंटेंस हैं जिन्होंने जेनेटिक कोडोन की हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन से सेंटेंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है जॉर्ज गैमो की। तो शॉर्ट में याद करना हो तो जॉर्ज गैमो ने हमें क्या बताया था कि जेनेटिक कोडोन का जो नेचर होता है ना बेटा, वो ट्रिपलेट नेचर होता है। जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है, ट्रिपलेट नेचर होता है। मतलब उसने हमें क्या बताया था बेटा, उसने हमें बताया था कि जेनेटिक कोडोन को बनाने में 3 न्यूक्लियोटाइड का योगदान होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट से आपका क्या बनता है, एक जेनेटिक कोडोन बनता है। अब कैसे बताया उसने वो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। अगर हम आरएनए के केस में बात करें, क्योंकि जेनेटिक कोडोन होता है एमआरएनए पे, ठीक है, तो 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एएमपी, जीएमपी, यूएमपी एंड सीएमपी। एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, यूरेडिन मोनोफॉस्फेट एंड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 टाइप के हैं, लेकिन इनको जिन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना है, मतलब जो अमाइनो एसिड्स की चेन बनानी है, तो बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं बेटा 20। आपने पढ़ा ही होगा ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो होते हैं 20। अब देखो, अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एक कोडोन बनाए, 4 है हमारे पास, और चारों एक एक मिलकर के बनाए, तो सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। तो 4 ही डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते, लेकिन हमारे पास तो 20 है। फिर हम मान के चले कि ये पेयर में आ रहे हैं, जैसे एएमपी जीएमपी मिल गया, एएमपी यूएमपी मिल गया, एएमपी सीएमपी मिल गया, ऐसे ही जीएमपी यूएमपी, ठीक है, जीएमपी सीएमपी और यूएमपी सीएमपी। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल 4 की पावर 2 मतलब 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अगर जेनेटिक कोडोन डबलेट मिलकर के बनाते तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ कितने बनते बेटा, 16 बनते। कैसे, इनके सीक्वेंस भी उल्टा कर लेंगे, पहले एएमपी जीएमपी आ रहा है तो फिर जीएमपी एएमपी करते, तो ऐसे करके 16 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड कितने थे, 20। तो कम से कम हमें 20 डिफरेंट टाइप के कोडोन चाहिए, कम से कम 20। तो
तो डबलेट से भी हमारा काम नहीं चला। तो काम कब चलेगा? जब एक जेनेटिक कोडोन को बनाने में आपका न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट इन्वॉल्व हो। जब न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट आया तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए 64, लेकिन इनको सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना है। दैट मीन्स कुछ अमीनो एसिड्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनके एक से ज़्यादा कोडोन होंगे। तो ये जो ट्रिपलेट नेचर था ये किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने। तो पहला सेंटेंस मैंने कराया आपको। मैंने इसमें क्या बताया कि जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है? ट्रिपलेट। ये सबसे पहले किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने बताया। ठीक है। और उसने ये भी बताया कि टोटल कोडोन कितने होंगे हमारे पास? 64 होंगे, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है और बेसिक अमीनो एसिड 20। न्यूक्लियोटाइड को कोड करना है अमीनो एसिड के लिए, तो इसके लिए कम से कम हमारे पास 20 टाइप के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। और वो कॉम्बिनेशंस तभी पॉसिबल होंगे जब जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट नेचर का होगा। तो जब वो ट्रिपलेट नेचर का होता है तो हमारे पास टोटल कोडोन कितने आ जाते हैं? 64 कोडोन। तो ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो ही सजेस्ट दैट in order to code for all the 20 amino acid, the code would be made up of 3 nucleotide. क्यों? क्योंकि they are made up of 4 nitrogenous bases। वो 4 nitrogenous bases के बने होते हैं AGUC। ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा? 64। तो ये तो था जॉर्ज गैमो के बारे में। अब दूसरा सेंटेंस आता है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ने हमें केमिकल मेथड बताया। किसका केमिकल मेथड बताया? आरएनए सिंथेसिस का। आगे मैं बताऊंगी आपको 3 मेथड होते हैं आरएनए सिंथेसिस के। इसने आरएनए सिंथेसिस का केमिकल मेथड हमें बताया कि केमिकली हम कैसे सिंथेसाइज करा सकते हैं आरएनए को बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। सीधा सीधा नाइट्रोजिनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड को हम बाइंड कराते जाएं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से और आपका आरएनए बन जाएगा। लेकिन इसने कौन सा मेथड दिया बेटा? केमिकल मेथड। और इस केमिकल मेथड से उसने होमोपॉलीमर भी बना लिए। होमोपॉलीमर मतलब उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं सारे एक ही टाइप के हैं, जैसे AMP 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 AMP, तो वो हो गया होमोपॉलीमर। या कोपॉलीमर मतलब एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के न्यूक्लियोटाइड्स उसमें आ रहे हैं। तो एक डिफाइंड बेस सीक्वेंस का उसने आरएनए सिंथेसाइज किया। लेकिन कैसे सिंथेसाइज किया बेटा? केमिकल मेथड से उसने सिंथेसाइज किया। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मार्शल नीरनबर्ग जो है ना बेटा, मार्शल नीरनबर्ग सेंटेंस ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया किसको? प्रोटीन को। इसने आर्टिफिशियल सिंथेसिस कराई। कैसे कराई बेटा? किसकी सिंथेसिस कराई? प्रोटीन की। यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब केमिकल मेथड से सिंथेसिस करा रहे थे आरएनए की। कैसे? आरएनए कैसे बना रहे थे बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। कैसा बॉन्ड बना के? फॉस्फोडाइएस्टर। लेकिन ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम कैसे बनवा रहे थे? केमिकली बनवा रहे थे। अब यहां पर इन्होंने क्या किया? अमीनो एसिड्स को अटैच किया आर्टिफिशियली। कैसे? इनके बीच में आर्टिफिशियली पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। कैसा बॉन्ड बना दिया? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। क्योंकि ये समझना चाहते थे कि कोडोन का नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कोडोन। इसको समझने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल सिंथेसिस की। किसकी? प्रोटीन की। अब साइंटिस्ट आते हैं सेवेरो ओकोआ। सेवेरो ओकोआ ने क्या किया बेटा? एंजाइमेटिक मेथड दिया। किसका? आरएनए सिंथेसिस का। एंजाइमेटिक मेथड ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब मैं यहाँ पे तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊंगी सेवेरो ओकोआ ने आरएनए सिंथेसिस कैसे की
अलग अलग साइंटिस्ट का बता देती हूँ मैं। सेवेरो ओकोआ ने क्या बताया, और ऊपर हमने पढ़ा था बेटा हरगोविंद खुराना, उसने भी आरएनए सिंथेसिस की थी। और एक मैं आपको बता देती हूँ जो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, हरगोविंद खुराना। तीनों के अंदर आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक ट्रांसक्रिप्शन में भी आरएनए बनता है डीएनए से। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है ना, वो कैसे बनता है, उसके लिए हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, टेम्पलेट डीएनए। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या सिंथेसाइज होता है, आपका आरएनए सिंथेसाइज होता है। और आरएनए कैसे बनेगा बेटा, पॉलीमराइजेशन से, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए की टेम्पलेट चाहिए। तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट सिंथेसिस है। इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम को आपको क्राइम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनाने के लिए हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए। इसका मतलब इसकी सिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करती है, डीएनए पे। तो इसलिए वर्ड आया डीएनए डिपेंडेंट। और फिर इसको यूज करके हम किसको पॉलीमराइज करके बना रहे हैं, आरएनए को। तो आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी एंजाइमेटिक मेथड ही है, लेकिन ये एंजाइमेटिक मेथड टेम्पलेट डिपेंडेंट है। कैसा है, टेम्पलेट डिपेंडेंट। सेवेरो ओकोआ ने जो आरएनए सिंथेसाइज किया वो एक एंजाइम की हेल्प से किया, और वो एंजाइम कौन सा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए की सिंथेसिस कराई। और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तो एंजाइम के साथ साथ टेम्पलेट भी चाहिए था, लेकिन इस एंजाइम को आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए की टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेवेरो ओकोआ ने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए की सिंथेसिस करके दिखाई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और हरगोविंद खुराना ने क्या दिया बेटा, केमिकल मेथड दिया आरएनए सिंथेसिस का, केमिकल मेथड ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तीनों जगह पे हम आरएनए ही बना रहे हैं, दो में हम एंजाइम की हेल्प से बना रहे हैं, लेकिन सेवेरो ओकोआ ने जो आरएनए बनाया वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाया। और ट्रांसक्रिप्शन में जो हम आरएनए बनाते हैं वो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बनता है। और हरगोविंद खुराना ने जो आरएनए सिंथेसाइज किया वो केमिकल मेथड दिया था। कैसा मेथड दिया था, केमिकल मेथड। तो आई थिंक आपको सेवेरो ओकोआ और हरगोविंद खुराना, इनका कंट्रीब्यूशन आपको याद हो गया होगा, दोनों ने आरएनए सिंथेसिस किया था। मार्शल नीरनबर्ग ने प्रोटीन को सिंथेसाइज कराया था। किसको सिंथेसाइज कराया था, प्रोटीन को। आर्टिफिशियल सिंथेसिस कराई थी अमीनो एसिड को आपस में बाइंड करा के। और जॉर्ज गैमो ने तो बिल्कुल ही अलग डिस्कवरी दी थी। इसने तो जेनेटिक कोडोन का नेचर जो होता है वो ट्रिपलेट नेचर होता है, एक तो ये बताया था, और दूसरी चीज़ ये बताई थी कि टोटल हमारे पास जेनेटिक कोडोन कितने होंगे, 64। क्यों, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस होते हैं 4। इन 4 नाइट्रोजिनस बेसिस को मिलकर के कॉर्ड करना है 20 बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए। कितने बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए कॉर्ड करना है, 20 बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये नाइट्रोजिनस बेस ट्रिपलेट नेचर में प्रेजेंट हो और कोडोन बनाए। और जब ये ट्रिपलेट नेचर में होंगे तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्योंकि अगर ये सिंगली प्रेजेंट होते तो सिर्फ 4 ही टाइप के कोडोन बनाते,
डबलेट होता तो सिर्फ 16 बनाते, तो हमारी जो बेसिक अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं होती बेटा। ठीक है, तो ये आपके 4 सेंटेंस का कंट्रीब्यूशन आता है आपके जेनेटिक कोडोन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक